हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रेरणा एंड आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ये आज का हमारा डायबिटीज मेलाइटस पर आखिरी लेसन है जिसमें हम देखेंगे कि हम डायबिटीज को कैसे न्यूट्रिशनली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट दो लेसन में ऑलरेडी हमने डायबिटीज के इंट्रोडक्शन, साइंस एंड सिम्टम्स, टाइप्स, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं डायबिटीज का, एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ये सारी चीजें क्या होती हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। पहला है एज। हमने पहले भी पढ़ा है कि मेनली जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी एज तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट उस एज ग्रुप को ज्यादा होता है। ऐसे ही टाइप 2 डायबिटीज मेनली लेटर ऑनसेट होता है, उसका 20s के बाद ही टाइप 2 डायबिटीज होता है मेजरली। ऐसा नहीं है कि उसी एज ग्रुप तक वो लिमिटेड होता है। एज एक फैक्टर हो सकता है डायबिटीज का। दूसरा होता है सेक्स, जो भी जेंडर जेंडर पे भी ये बेस्ड होता है, मेल और फीमेल के। नाउ हेरिडेटरी, अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री रही है पहले से डायबिटीज मेलाइटस का, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो उनका डिसेंडेंट है या फिर जो भी पर्सन है उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। एंड नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर आप देखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी और ईटिंग पैटर्न ये भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में ही आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या फिर आप फाइबर रिच नहीं फूड ले रहे हैं, तो आप ओबेज हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं, जिसके कारण कि आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपका नील है, तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से ईटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए, नहीं कुछ तो आप हाउस होल्ड वर्क्स ही कर सकते हैं जिससे कि बॉडी में मोशन बना रहे। एंड इस तरीके से लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग पैटर्न, ये सारी चीजें भी डायबिटीज को कॉज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ मेनली हम लोग देख सकते हैं कि डायबिटीज स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए हमें मेजरली न्यूट्रिशन पार्ट पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर आप डाइट सही रखते हो विथ फिजिकल एक्टिविटी, विथ एक्सरसाइज, तो बहुत हद तक डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। अब हमारे डाइटरी गोल्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर डाइट प्लान कर रहे हैं या डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर रहे हैं, तो हमारे डाइटरी गोल्स क्या होने चाहिए? पहला, सप्लाई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो उसका एक बेसिक नॉर्मल गुड हेल्थ है उसको मेंटेन करने का हमारा पहला गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्सन ओबेज है तो उसको लीन थीन करने के चक्कर में हम उसे माल नरिश्ड कर दें। बेसिकली सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए कि किसी भी पर्सन का एक नॉर्मल बॉडी वेट, गुड हेल्थ मेंटेन हो सके, उसे हम बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड कैलोरी फॉर मेंटेनिंग आइडियल वेट। किसी भी पर्सन का आइडियल बॉडी वेट हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। कैलोरी हम उसके आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए देंगे। नेक्स्ट, मेंटेन ब्लड शुगर कंट्रोल। जो भी उसका ब्लड शुगर का लेवल है उससे हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अचीव ऑप्टिमम ब्लड लिपिड लेवल्स। यहाँ पर हम लिपिड के लेवल को कंट्रोल करेंगे। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी अगर बॉडी में लिपिड या फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पर्सन ओबेज होने लगता है, एंड बहुत सारे उससे हार्ट के डिजीजेस होने लगते हैं एंड अदर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये हमारी डाइटरी गोल है कि जो भी पर्सन है उसका पहले तो हम गुड हेल्थ मेंटेन करेंगे, उसे बैलेंस डाइट देने की कोशिश करेंगे, उसका
आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, ब्लड शुगर और ब्लड लिपिड लेवल्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। Diet plays a very important role in management of diabetes as it influences the blood sugar level directly. So diabetes के मैनेजमेंट में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड शुगर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जब भी हम खाना लेते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद से सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट हमने लिया तो वो शुगर में चेंज हो जाएगा, एंड अगर हम फैट लेते हैं तो वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, प्रोटीन लेते हैं तो वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। सो जब भी जो भी हमारा ग्लूकोज होता है वही हम ब्लड शुगर कहते हैं, ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर कहते हैं, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डाइट से। अब एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी डायबिटिक पर्सन है उसका एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? Its requirement is governed by the present body weight and need to maintain a desirable body weight. जो भी पर्सन का करेंट बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं, एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका डिजायरेबल बॉडी वेट हम मेंटेन कर सके। सो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है कि जो सेडेंटरी वर्कर होते हैं उनकी कैलोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड मॉडरेट वर्कर की कैलोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पहली कैटेगरी है हमारे पास ओवरवेट। अगर कोई सेडेंटरी वर्कर ओवरवेट है तो उसे हम 20 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे देंगे। अगर ओवरवेट पर्सन मॉडरेट वर्कर है तो उसे हम 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे देंगे। एंड सेम अगर सेडेंटरी वर्कर आइडियल बॉडी वेट में है तो उसे हम 30 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे देंगे। एंड अगर मॉडरेट वर्कर का आइडियल वेट है ऑलरेडी तो उसे 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे देंगे। एंड अगर कोई सेडेंटरी वर्कर अंडरवेट है जो कि डायबिटिक है तो उसे 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे देते हैं। एंड अगर वो मॉडरेट है तो उसे हम 40 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे देते हैं। एंड ये एक जनरल सा कैलकुलेशन है। अब ये डिफर कर सकता है अगर उस पर्सन को कोई और कोमॉर्बिडिटी है या फिर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वहां पे ये कैलकुलेशन डिफर कर सकती है, बट ये एक जनरल प्रिंसिपल है जिसे हम फॉलो करते हैं। नाउ प्रोटीन। अब adequate amount of protein should be provided to maintain normal body composition and prevent depletion of lean body mass. प्रोटीन हम देंगे एंड उसका हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि पर्सन का नॉर्मल बॉडी कंपोजिशन मेंटेन रहे और उसमें उसके बॉडी में जो भी लीन मास है उसका डिप्लीशन प्रिवेंट कर सके हम। इतना एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन हमें देना होता है। अगर कोई पर्सन नॉर्मल रीनल फंक्शन है, मतलब किसी को अगर किसी भी तरीके का रीनल डिसऑर्डर नहीं है, किडनी डिजीज नहीं है, तो उसे हम स्टैंडर्ड तौर पे 10 to 20% टोटल कैलोरी का प्रोटीन से देंगे। सो हाउ डू वी कैलकुलेट फैट? 20 to 35% of calories should be provided via fats. किसी भी डायबिटिक पर्सन को 20 to 35% कैलोरी हमें फैट से प्रोवाइड करना होता है। प्यूफा एंड म्यूफा शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट टू प्रिवेंट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्यूफा एंड म्यूफा अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड प्यूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड कोलेस्ट्रॉल का इंटेक 200 mg पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डाइटरी फाइबर हमें कितना लेना चाहिए? नॉर्मली पर डे हमें 30 to 40 ग्राम डाइटरी फाइबर लेना चाहिए। एंड डाइटरी फाइबर डाइट में इंक्लूड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि सटाइटी इंक्रीज करता है। अगर आप खाने के 15-20 मिनट पहले अगर आप सैलेड्स खाओ एक प्लेट तो आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी। तो जहां आप 3 चपाती खाते हो वहां पे आप मोस्ट प्रोबेबली 2 चपाती खाओ, तो
डाइटरी फाइबर खाने से एक थोड़ी सी सटाइटी की फीलिंग भी इंक्रीज हो जाती है। हाइपोकोलेस्ट्रेमिया, डिक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को भी ये डिक्रीज करता है एंड गट इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। एंड फाइबर की एक और अच्छी चीज होती है कि ये काइम को अपने आप में बाइंड कर लेता है एंड इसे एक्सक्रीट आउट करा देता है बॉडी से। डाइटरी फाइबर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, जो भी छिलके वाली दाल होती है या फिर अनाज होते हैं, उनमें डाइटरी फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें कितना इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में? 45% to 65% कैलोरी डायबिटिक पर्सन का कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। एंड मेनली इंक्लूजन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी डन टू रिड्यूस द ग्लाइसेमिक लोड। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें डाइट में मेनली इंक्लूड करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर्स आ जाते हैं जैसे कि होल पल्सेस हो गए, होल सीरियल्स हो गए, होल फ्रूट हो गया इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस। सो फाइबर इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारी भी प्रिवेंट होती है। अब व्हाट इज ग्लाइसेमिक लोड? सो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। नाउ व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? द ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI assigns a numeric score to a food based on how drastically it makes your blood sugar rise। ठीक है, बेसिकली हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म है जो कि बेसिकली मेजरमेंट है कि हमारे जब भी हम कुछ खाते हैं किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम से ब्लड ग्लूकोज में कितना राइज हो रहा है, उसे ही हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। एंड ये एक न्यूमरिक स्कोर होता है जो कि फूड बेस्ड होता है। हर फूड को हम अलग अलग नंबर देते हैं। सो फूड्स आर रैंक्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 with pure glucose sugar given a value of 100। सो सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है शुगर का, प्योर शुगर का, उसे हमने एक न्यूमरिक स्कोर दिया 100। अब बाकी के जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उसको कंपेयर करते हैं हम शुगर के GI से कि उसका क्या लेवल है एंड देन हम उसे एक न्यूमरिक स्कोर असाइन करते हैं जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उस पर्टिकुलर फूड का। The lower a food's glycemic index, the slower blood sugar increases after eating that food। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होता है उस फूड को खाने से उतना ही धीरे धीरे ब्लड शुगर में राइज होता है। The glycemic index GI is a measure of the blood glucose raising potential of the carbohydrate content of a food compared to a reference food, generally pure glucose। So हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा कि प्योर ग्लूकोज शुगर को ऑलरेडी 100 का GI वैल्यू दिया हुआ है। सो इसे एक रेफरेंस फूड की तरह यूज किया जाता है एंड बाकी के फूड के कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को खाने के बाद या फिर बाकी के फूड के कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का क्या पोटेंशियल है ब्लड ग्लूकोज को रेज करने में, उसे हम कंपेयर करते हैं रेफरेंस फूड प्योर ग्लूकोज से एंड देन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली यही होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। किसी फूड को खाने से ब्लड शुगर बहुत जल्दी से शूट अप हो जाता है, बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, उस फूड को नॉर्मली हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। एंड कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको खाने से ब्लड शुगर बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं होता है, जिनका कि GI लो होता है, सो उन्हें ज्यादा प्रेफर किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हम पूरे पर्टिकुलर एक फूड आइटम की बात करते हैं एंड ग्लाइसेमिक लोड में आप कह लो कि एक बाइट की बात कर रहे हो, ओके, एक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंगो आप ले लो, अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखो मैंगो का तो काफी हाई होता है,
बट अगर आप ग्लाइसेमिक लोड देखो तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैंगो का आप छोटा सा एक स्लाइस दे रहे हो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, वो कितना अफेक्ट कर रहा है ब्लड शुगर को, ये होता है ग्लाइसेमिक लोड. Now, glycemic load measures the effects of carbohydrate on the glucose levels induced by the total carbohydrate, not the total food item. Okay, not the whole food item. कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना है हमारा, उस कार्बोहाइड्रेट इनटेक से ग्लूकोज लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके मेजरमेंट को हम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं. ग्लाइसेमिक लोड GL was developed to simultaneously describe the quality and quantity of carbohydrate in a food serving meal or diet. सो ग्लाइसेमिक लोड डेवलप किया गया ताकि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी और क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा सके, उसको और अच्छे से समझा जा सके, जो भी हम फूड सर्व कर रहे हैं, मील सर्व कर रहे हैं, उसके रिलेटेड. द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्ड इन अ फूड सर्विंग also affects blood glucose concentration and insulin responses. For example, the mean glycemic index of watermelon is 76, which is high. One serving of watermelon provides 11 gram of available carbohydrate. So, कार्बोहाइड्रेट किसी भी जो फूड हम बेसिकली जो फूड सर्व कर रहे हैं उस फूड का क्या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो अफेक्ट करता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को और इंसुलिन रिस्पॉन्स को. ठीक, यहाँ पे वाटरमेलन का एग्जांपल दिया है, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको मैंगो का बताया कि वाटरमेलन का GI 76 है, जो कि काफी हाई है, बट आप देखोगे कि वन सर्विंग ऑफ वाटरमेलन में कितना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हो रहा है. Both the GI and GL, glycemic index and glycemic load of the food are important determinants of the postprandial plasma glucose response. So postprandial plasma glucose response अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसके लिए glycemic index and glycemic load दोनों ही काफी ज्यादा important है. A food with very high glycemic index but if consumed in lower amount will provide only a small amount of carbohydrate and hence will have a small glycemic load and vice versa. Okay, same चीज है. So जो मेजर डिफरेंस है ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो बस यही है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पूरे एक फूड आइटम का देखते हैं हम एंड ग्लाइसेमिक लोड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसका देखते हैं. Therefore, portion size of the food consumed is also important in eliciting the glycemic response. अगर ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स चेक करना है तो वहां पर एक्चुअल पोर्शन साइज फूड का पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब ये एक जस्ट चार्ट है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यहाँ पर और उसका वैल्यू है. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 होता है, मॉडरेट 56 से 69 होता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या फिर 70 से ज्यादा होता है. ठीक है, अब सेम यहाँ पे ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक वैल्यू है. अगर पोर्शन साइज का वैल्यू 0 से 10 है तो लो ग्लाइसेमिक लोड है उसका. अगर 11 से 19 है वहां पे मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड होगा. अगर 20 के इक्वल है या फिर 20 से ज्यादा है तो उसे फिर हम हाई ग्लाइसेमिक लोड कहेंगे. यहाँ पर हमारा डायबिटीज का न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ. होपफुली आप सबको समझ आया होगा. इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व कर पाए. एंड आपके पास कोई सजेशन हो या फिर कोई नया टॉपिक हो जिस पे आप डिस्कशन चाहते हो तो वो भी आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं. थैंक यू. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे. थैंक यू.